वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए सरकार ने जीडीपी ग्रोथ का डेटा जारी कर दिया है। जनवरी मार्च 2023 तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज यानी कि 6.1% की दर से बढ़ी। एक साल पहले समान तिमाही में ग्रोथ रेट 4% रही थी। दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4% रही। पूरे वित्त वर्ष यानी कि FY 2023 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही। ये अनुमान से बेहतर रही है। जनवरी मार्च तिमाही में जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में सालाना आधार पर 6.5% का उछाल दर्ज किया गया, जो एक साल पहले समान तिमाही में 3.9% था। दिसंबर तिमाही के लिए जीवीए 4.7% था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीवीए 7% रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 8.8% का रहा था। जीडीपी डेटा के साथ में अप्रैल महीने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का भी डेटा जारी किया गया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज के ग्रोथ अप्रैल में 3.5% रहे और ये 5 महीने का निचला स्तर है। मार्च में कोर इंडस्ट्रियल आउटपुट 3.6% था। बीते महीने फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और कोल प्रोडक्शन में तेजी रही। सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक FY 2023 में 8 कोर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट सालाना आधार पर 10.4% से घटकर 7.7% आ गया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की बात करें तो अप्रैल में कोल आउटपुट 9% रहा, क्रूड ऑयल आउटपुट 3.5% घटा, नेचुरल गैस आउटपुट 2.8%, फर्टिलाइजर आउटपुट 23.5% बढ़ा, स्टील आउटपुट 12.1% बढ़ा, सीमेंट आउटपुट 11.6% बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट 1.4% घटा। तो ये पूरा स्कैन है जो जीडीपी डेटा आए हैं। लेकिन बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जीडीपी ग्रोथ रेट शानदार रही है और अगर चौथी तिमाही में देखें तो हमने तो सबसे तेजी से इस बीच में पूरी दुनिया में ग्रोथ दर्ज की है। तो क्या है जीडीपी डेटा के आंकड़े और अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उन पैमानों पर किस तरह की सेहत बयां कर रहे हैं ये आर्थिक हालात के देश की, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान राधिका पांडे, सीनियर फेलो NIPFP जुड़ चुकी है हमारे साथ। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधिका जी, शानदार आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। पहले तो क्या आप भी इन्हें शानदार आंकड़े कहेंगी, और अगर ये शानदार हैं तो फिर ये ग्रोथ एग्जैक्टली कहां से रही है? आंकड़े रहे हैं स्पेशली Q4 के लिए, क्योंकि अगर आप देखें कि एडवांस एस्टिमेट में पूरे साल की जो ग्रोथ रेट थी वो 7% प्रोजेक्ट की गई थी। उसके अनुसार जो फोर्थ क्वार्टर मार्च क्वार्टर की इम्प्लाइड ग्रोथ 4.4% मानी जा रही थी। तो उसके कंपैरिजन में मार्च क्वार्टर की ग्रोथ 6.1% आई है। तो ये सारे एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। अगर आप जितने भी एस्टिमेट्स देखें 5%, 4.9%, 5.5% तक गए, लेकिन 6.1% एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपसाइड सरप्राइज है ये फोर्थ क्वार्टर के लिए। और जहाँ तक बात करें कि ये ग्रोथ कहाँ से रही है, एक बहुत बड़ा जो रिवाइवल दिख रहा है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स को अगर हम देखें, दिसंबर क्वार्टर और उससे पहले सितंबर क्वार्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव थी। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई थी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, और इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे और उस कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लैंग्विश हो रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस के कारण होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव हो गया है, डिफ्लेशन में हो गया है। तो उसका हमें एक पॉजिटिव जो प्रभाव दिख रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ रही है फोर्थ क्वार्टर में वो 4.5% है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। तो ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है फोर्थ क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ का। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सपेंडिचर साइड से देखें, जहां हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है 8.9%। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सो मेरे हिसाब से ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स रहे हैं चौथे क्वार्टर ग्रोथ के।
जब मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम बात करूं, आप जैसा कि तमाम जानकार बता भी रहे हैं कि ये ग्रोथ सरप्राइज कर रही है सबको, और खास तौर से हायर इंटरेस्ट रेट जिसका जिक्र आपने भी किया, और साथ ही साथ में अगर रियल इनकम ग्रोथ देखें तो वो वीकर साइड पे रही। उसके बावजूद इतने शानदार नंबर आए हैं, तो ये पैरामीटर्स जो है क्या ये आगे सस्टेन कर पाएंगे? आगे जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उनमें रोबस्ट पेस ऑफ एक्टिविटीज जो है क्या वो सस्टेनेबल रहेगी मैम? जी, तो अगर आप देखें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड इंडिकेटर्स जैसे आपने बोला, तो एक्टिविटी बेस्ड इंडिकेटर्स अभी तक बहुत ही रोबस्ट रहे हैं। अगर हम जनवरी से मार्च क्वार्टर में देखें, चाहे हम पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग देखें, हम सेल्स की बात करें, अर्बन सेल्स पर्टिकुलरली अच्छा रहा है। रूरल इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत रिकवरी हमें दिख रहा है, क्योंकि अब मनरेगा के वेजेस में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। तो रूरल इकोनॉमी में ट्रैक्टर सेल्स एक अगर हम इंडिकेटर देखें तो वो काफ़ी थोड़ा इम्प्रूव्ड है। टू व्हीलर सेल्स में थोड़ी सी रिवाइवल है। तो वी आर सीइंग कि थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन चैलेंजेस अब हमें देखने को मिलेंगे 2023-24 में, क्योंकि एक तरफ जो हमारा ग्लोबल ग्रोथ है वो काफ़ी वीक है। चाहे हम जितने भी यूएस के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, यूरोप के देखें, वहाँ का इन्फ्लेशन हाई है, इसलिए वहाँ की डिमांड सबड्यूड है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो अभी तक इतना जीडीपी डेटा में हमें नहीं दिखा है, वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें दिख सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो डोमेस्टिक हमारे इंडिकेटर्स हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारे दो मेन पिलर्स हैं जीडीपी ग्रोथ के, इनको सस्टेन्ड रहना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी जो कंडीशन है वो ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहना होगा। जो दिख रहा है कि इन्फ्लेशन 4.9%, 5% से नीचे आया। सो अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट रहता है और डिमांड इम्प्रूव होती है, तो ग्लोबल हेडविंड से जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं उसको हम काउंटरैक्ट कर पाएंगे। एंड एक 6% या 6.5% के आसपास की जो एक डिसेंट ग्रोथ है इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, उसको अचीव करने में आसानी रहेगी। एब्सोल्युटली मैम। और प्रोडक्शन साइड में किस तरह से देख रहे हैं? एग्रीकल्चर ग्रोथ 5.5% रही, काफ़ी ज़्यादा सुधार, बेटर रहा एक्सपेक्टेड जो लाइंस थी उनसे। और ख़ास तौर से हमने देखा जनवरी से मार्च में जो अनसीजनल रेन्स आई थी उसके बाद तो चिंताएं गहरा रही थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये डेटा हमारे सामने है। तो ये आगे के लिए क्या संकेत दे रहा है? जी देखिए, एग्रीकल्चर में वेदर कंडीशंस, अनसीजनल रेन्स, एल नीनो का इम्पैक्ट कैसा रहेगा, उस पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी निर्भर करेगी। अगर मॉनसून्स नॉर्मल रहते हैं और नॉर्मल से ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, अनइवन ना हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे अभी प्रोजेक्शंस के अनुसार नॉर्थ वेस्ट मॉनसून में थोड़ा सा वीक रहेगा मॉनसून, और एल नीनो किस तरीके से प्ले आउट करता है आने वाले मंथ्स में, महीनों में, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पे। लेकिन अभी तक हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। 5.5% की ग्रोथ है फोर्थ क्वार्टर में। पूरे साल का हम देखें तो 4% का ग्रोथ है, पिछले साल 3.5% का था। वाटर लेवल्स हमारे रिजर्वॉयर में काफ़ी सफिशेंट है। एग्रीकल्चर आउटपुट, खारीफ प्रोडक्शन का जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी इनकरेजिंग है। तो अभी तक एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी रोबस्ट दिख रहा है, और आने वाले समय में सिर्फ जो चैलेंजेस हैं वो मॉनसून की ट्रैजेक्टरी कैसी रहती है और एल नीनो किस तरीके से प्ले आउट करता है, जो अभी इनकरेजिंगली दिख रहा है कि इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। तो उससे यही लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले क्वार्टर में भी डिसेंट ग्रोथ पोस्ट कर सकता है। थोड़ा सा जो कंसर्निंग पार्ट है वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न जता रहे हैं जानकार, जो कि 2.8% की जिसमें ग्रोथ दर्ज की गई। तो ये कंसर्न आपको कितने सीरियस इस वक्त लगते हैं? ये कंसर्न है, क्योंकि आप देखें कि कंजम्पशन का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 2.8% है, काफ़ी वीक है। और दूसरी ओर शेयर ऑफ, अगर हम जीडीपी के शेयर में कंजम्पशन की बात करें तो वो भी घट गया है क्वार्टर में भी, क्वार्टरली डेटा में भी और एनुअल डेटा में भी। तो
ये एक कंसर्न की बात है, स्पेशली जबकि हमारा नेट एक्सपोर्ट्स हमें दिख रहा है कि वो कम होगा। एक्सटर्नल सेक्टर से जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो वीक हो सकता है आने वाले समय में। तो कंजम्पशन इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा जीडीपी के इम्प्रूव करने के लिए। और उसके लिए जैसे मैंने कहा, अगर हमारा इन्फ्लेशन मॉडरेट रहता है और रूरल इकोनॉमी में इफ़ वी स्टार्ट सीइंग सस्टेन्ड, जो अभी तक रूरल इकोनॉमी में कभी लगता है इम्प्रूव हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, सो अर्बन डिमांड इज स्टिल रोबस्ट। क्योंकि अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वहाँ ट्रैवल, टूरिज्म, यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रॉस वैल्यू एडिशन के नंबर्स दिखे हैं। सो दैट शोज कि अर्बन डिमांड ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। तो कंजम्पशन को लिफ्ट करने के लिए ज़रूरी है कि रूरल इनकम्स और रूरल इकोनॉमी पे भी उतना ही जोर दिया जाना चाहिए। और इन्फ्लेशन जैसे कम होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर इम्प्रूव होगी तो रूरल इकोनॉमी भी जब एक सस्टेन्ड ग्रोथ पाथ पे आ जाएगी तो कंजम्पशन में हमें और इनकरेजिंग नंबर्स दिखेंगे, जो कि अभी एक कंसर्निंग फैक्टर है। मैं थोड़ा सा इसलिए पूछूंगा क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आप कह रही मॉडरेट भी रही FY 2024 में, अगर हम कंपेयर करें 2023 के, लेकिन इसके बावजूद जो होम लोन्स में इजाफा हुआ है, EMIs बढ़ी हैं लोगों की, इम्पैक्ट आया है बजट पे, चाहे वो अर्बन हाउस होल्ड हो चाहे वो रूरल हाउस होल्ड हो, उनके कंजम्पशन डिमांड पे स्वाभाविक रूप से आया है। कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं हम एक्सपोर्ट्स में, थोड़ा सा इम्पैक्ट शायद एम्प्लॉयमेंट वगैरह पर भी आए। तो ये सारे इंडिकेटर्स, क्या आपको लगता है कि FY 2024 के लिए एक केक वॉक तो नहीं है? यहां पर अगर ठीक करना पड़ेगा तो एग्जैक्टली कहां पे हमें हिट करना होगा मैम? यहाँ पे आप देखें कि अब जैसे इन्फ्लेशन अगर सस्टेन्ड कम रहता है, तो जैसे अभी लास्ट टाइम RBI ने रेपो रेट में हाइक नहीं किया था, RBI केप्ट द रेट्स कांस्टेंट। तो अगर RBI रेट्स कांस्टेंट रखती है तो धीरे धीरे जो EMI पे जो बहुत एक हिट पड़ा है उस पर वो एक स्टेबल हो जाएगा और इंक्रीज नहीं होगा। सो वो एक पॉजिटिव प्रभाव है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बहुत ही अनइवन फिगर रहा है। जहाँ तक अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ जॉबलेसनेस कम हुआ है, लेकिन रूरल इकोनॉमी में अभी भी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे अटेंशन, पॉलिसी अटेंशन की ज़रूरत है। और इसका एक और इम्पैक्ट हमें दिख रहा है इम्पोर्ट्स पे। अगर हम इम्पोर्ट्स देखें तो एक्सपोर्ट्स तो हमारा कम है क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड नहीं है, पर इम्पोर्ट्स कम है। उसके दो रीजंस हैं, एक तो कमोडिटी प्राइसेस ईज है और दूसरी तरफ डिमांड में भी डिमांड इज़ ऑल्सो नॉट टू हाई। तो वो भी एक रीज़न है कि इंपोर्ट डिमांड भी हमारा ज़्यादा नहीं है और इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी मॉडरेट हुआ है। तो कंजम्पशन डिमांड डेफिनेटली, उसके लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे और RBI अपनी जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर रिविजिट करे, जो हम देख रहे हैं कि RBI हैज़ डन। और अब जो हमें दिख रहा है कि GDP ग्रोथ, ओवरऑल GDP ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो आने वाले जो जून मीटिंग है उसमें भी एक्सपेक्टेशन ये है कि RBI अपना इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ाएगी और उसको स्टेटस को रखेगी बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन सिचुएशन। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसको आप फिस्कल टारगेट को जो हमने मीट किया FY 23 के लिए 6.4% का टारगेट हमने मीट कर लिया, तो आपको लग रहा है ये थोड़ा सा एक राहत वाली बात और आगे के लिए एक थोड़ा सा एक मोमेंटम के लिए एक स्ट्रेंथ देने वाला ये आंकड़ा? बिल्कुल। फिस्कल डेफिसिट हमने अपना 6.4% अटेन किया है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा रेवेन्यूज़, पर्टिकुलरली टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ काफ़ी बॉयंट रहा है। इवन दो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा काफ़ी हाई है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 22-23 में उतना हाई नहीं था, तो गवर्नमेंट इज़ पंप प्राइमिंग इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेंडिचर कैपेक्स ज़्यादा रहने के बावजूद भी हम अपना अगर फिस्कल डेफिसिट को अटेन कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि 23-24 में जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 5.9% का, वो भी हम अटेन कर पाएंगे अगर इसी तरीके से टैक्स रेवेन्यूज़ में जो हमको बॉयंसी दिख रही है, चाहे GST हो या डायरेक्ट टैक्सेस हो, अगर उसमें ऐसी बॉयंसी रहती है तो वी विल बी एबल टू अटेन 5.9%। क्योंकि ओवरऑल हमें अपना मीडियम टर्म जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है जो 4.5% तक लाना है FY 26 तक, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नंबर है क्योंकि अगर हम उसको अचीव कर पाते हैं तो ये क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा ये स्टेप होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और उससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, हमारी डेट आउटलुक हो, ये बहुत मैटर करती है। और अगर हम अपना फिस्कल डेफिसिट
मेंटेन करते हैं, तो जो वल्नरेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी है टुवर्ड्स शॉक्स, चाहे एक्सटर्नल सेक्टर शॉक्स हो, इंटरनल सेक्टर शॉक्स हो, उसको काफ़ी शील्ड करने में, सेफगार्ड करने में आसानी रहती है। दैट मीन्स दैट द इकोनॉमी इज़ रेजिलियंट, वो शॉक्स को विथस्टैंड करने में उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका पांडे जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, एक बड़ा एनालिसिस दिया आपने। थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए।